हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। चलिए सेशन 6 की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम 3 सवाल अंतर्राष्ट्रीय संबंध से और 2 सवाल इतिहास से देखेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आवधिक रूप से किए जाते हैं। दूसरा कथन है, विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का एक अंग है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, यानी दोनों ही कथन गलत हैं। 2016 में अमेरिका के वॉशिंगटन DC शहर में चौथे परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी के चलते 2017 के प्री एग्जाम के लिए यह एक महत्वपूर्ण विषय हो गया था। दरअसल 2009 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने अपने एक भाषण में नाभिकीय आतंक के खतरे की बात कही थी और इसके लिए एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का जिक्र किया था। इसी के मद्देनजर अमेरिका की अध्यक्षता में 2010 में पहली बार इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दूसरा सम्मेलन 2012 में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में, जबकि तीसरा सम्मेलन 2014 में नीदरलैंड्स की राजधानी हेग में आयोजित हुआ और 2016 में जिस सम्मेलन का आयोजन हुआ वह इस सीरीज का आखिरी समिट था। तो ये शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्वावधान में आयोजित किए गए थे, न कि संयुक्त राष्ट्र। इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। अब आइए दूसरे कथन पर। दूसरे कथन के लिए हमें एक बार विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल की इंग्लिश देख लेनी चाहिए। इंग्लिश में इस संगठन के लिए इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल्स यानी IPFM लिखा गया है। आपको बता दें कि 2006 में IPFM की स्थापना की गई थी और यह अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का पार्ट नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र संगठन है। इसलिए इस सवाल का दूसरा कथन भी गलत है। तो दोस्तों, इस संगठन में परमाणु संपन्न और गैर परमाणु संपन्न देशों के वैज्ञानिक शामिल हैं। ये सदस्य हथियार नियंत्रण और उनके अप्रसार के क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। इस संगठन का उद्देश्य ऐसे उपायों पर जोर देना है जिनसे हाईली एनरिच्ड यानी उच्च संवर्धित यूरेनियम और प्लूटोनियम के भंडार को कम किया जा सके और उनके उत्पादन और उपयोग को बंद किया जा सके। तो इस तरह दूसरा कथन भी गलत है और सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। अगला सवाल है, आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन APMCHUD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम APMCHUD भारत में 2006 में संपन्न हुआ, जिसका विषय उभरते शहरी रूप, नीति प्रतिक्रियाएं और शासन संरचना था। दूसरा कथन है, भारत सभी वार्षिक मंत्री स्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी ADB, APEC और आसियान की सहभागिता से करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। इसका भी सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी दोनों ही कथन गलत हैं। 2016 में दिल्ली में छठा APMCHUD हुआ था, इसलिए यह सुर्खियों में रहा। खास बात यह है कि पहले APMCHUD का आयोजन नई दिल्ली में ही हुआ था, लेकिन उसकी थीम अ विजन फॉर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन इन द एशिया पैसिफिक बाई 2020 थी, न कि उभरते शहरी रूप, नीति प्रतिक्रियाएं और शासन संरचना। इसलिए यहाँ पहला कथन गलत है। इसका पहला सम्मेलन नई दिल्ली, दूसरा ईरान की राजधानी तेहरान में, तीसरा इंडोनेशिया के सोलो में, चौथा जॉर्डन की राजधानी अम्मान, पांचवा दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हुआ था।
यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के यूएन हैबिटेट के समर्थन से आयोजित होता है, इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। एक बात और बता दें कि जिन कथनों में अतिवादी शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे अक्सर गलत ही होते हैं। यहाँ सभी शब्द एक अतिवादी शब्द है। अब हम जरा APMCHUD यानी एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के बारे में भी जान लेते हैं। यह एक अंतर सरकारी निकाय है जो एशिया प्रशांत के देशों में आवास और शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग और गठबंधन करता है। इसका सम्मेलन हर 2 साल में होता है। 2018 का सम्मेलन तेहरान में आयोजित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास यानी यूएन हैबिटेट की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावास को आज्ञापित किया गया है कि वह सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों और शहरों को संवर्धित करे जो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करते हों। दूसरा कथन है, इसके साझेदार सिर्फ सरकारें या स्थानीय नगर प्राधिकरण ही हैं। तीसरा कथन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावास सुरक्षित पेयजल व आधारभूत स्वच्छता तक पहुंच बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समग्र उद्देश्य में योगदान करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1, 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी यानी केवल 1 और 3 सही हैं। यूएन हैबिटेट संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य शहरों के बेहतर भविष्य के लिए काम करना है। यूएन हैबिटेट की कोशिश होती है कि कस्बों और शहरों को समाज और पर्यावरण के नजरिए से इस तरह विकसित करें कि घरों में हर तरह की बेसिक फैसिलिटीज हों, जैसे पानी, साफ सफाई, बिजली इत्यादि। यूएन हैबिटेट विश्व के कई साझेदारों के साथ काम करता है, जिनमें सरकारों से लेकर नगर प्राधिकरण, NGO, व्यापार संघ, शैक्षणिक संस्थाएं और निजी क्षेत्र भी शामिल होते हैं। यूएन हैबिटेट इन सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर समावेशी, सुरक्षित, प्रतिरोधी और संधारणीय शहरों और समुदायों के लिए काम करता है। आने वाले समय में किस तरह बेहतर दिशा में काम हो, इसके लिए यूएन हैबिटेट ने रणनीतिक योजना 2020 से 23 अपनाई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब हम आखिरी 2 प्रश्न इतिहास से देखेंगे। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के कई क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में जानने को मिलता है। इसी अंग्रेजी शासन को जब इस बात का एहसास हुआ कि इन क्रांतिकारियों के नेतृत्व में उनके खिलाफ मजदूर आंदोलन भी काफी मजबूत हो रहा है, तो इसे रोकने के लिए वे ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट यानी व्यापार विवाद अधिनियम लेकर आए। इस कानून के तहत कुछ प्रावधान किए गए, उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। औद्योगिक विवादों के निपटान की जांच के लिए न्यायालय और सलाहकारी बोर्ड की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई। सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं जैसे डाकघरों, रेलवे, जल और बिजली में हड़तालों पर रोक लगा दी गई और केवल उन लोगों को ही अनुमति दी गई जो इस तरह की हड़ताल के लिए प्रशासन को कम से कम 1 महीने पहले नोटिस दें। ऐसे सभी व्यापार संघ गतिविधियों को रोक दिया गया जो राजनीतिक प्रकृति की थीं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है डी। 5वां सवाल है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता सुनिश्चित करना, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना या फिर भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। 1927 में अंग्रेजी शासन ने आंतरिक मामलों को देखने के लिए एक समिति गठित की थी। हारकोर्ट बटलर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अंग्रेजी शासन की सर्वोच्चता और देशी रियासतों के बीच संबंध स्पष्ट नहीं थे, इसलिए इस कमेटी को गठित किया गया। समिति को काम दिया गया कि वह भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंधों का परीक्षण करे और उन्हें बेहतर बनाने के लिए अपनी सिफारिशें पेश करे। इस समिति ने जो सिफारिशें भेजी उनमें शामिल थीं, सर्वोच्चता बनी रहनी चाहिए और समय की जरूरत के हिसाब से सभी दावों को पूरा करना होगा। इसी के साथ राज्य के प्रगतिशील विकास पर भी जोर देना होगा।
ब्रिटिश भारत के दौरान राज्यों को किसी भारतीय सरकार के नियंत्रण में देना उचित नहीं है और राज्यों को उनकी अनुमति के बगैर भारतीय विधायिका के प्रति जवाबदेह करना उचित नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। तो इस सेशन में फिलहाल इतना ही। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक ख्याल रखिए। गुड बाय।